बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बेटा 10th क्लास हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसका पिछले 2 लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से था, हमने शुरू किया है। पहले लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, और उससे रिलेटेड एग्जांपल भी पढ़ी थी। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हमने बात की थी उसके एक एग्जांपल की, उसको हमने डिस्कस किया कि मैस अटैच स्प्रिंग जो है वो भी परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इन तमाम ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन थी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन थी। आज नेक्स्ट लेक्चर में हम उसी पिछले सवाल जो कि एग्जांपल पढ़ी थी मैस अटैच स्प्रिंग वाली, उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। मजीद उसके कुछ क्वेश्चंस हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिस तरह हमने बात की थी अक्सर रीस्टोरिंग फोर्स की, आज हम बेटा उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने वहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट के की बात की थी, आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उसमें जो एनर्जी है मैक्सिमम पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर एनर्जी क्या है, पोटेंशियल कितनी है, काइनेटिक कितनी है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और आज हम ये भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि जहां पर वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा जहां पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। इसके अलावा हम इस मैस अटैच स्प्रिंग का जो टोटल टाइम पीरियड है कि वो अपना एक चक्कर कितने वक्त में मुकम्मल करता है, आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज हमने इस लेक्चर में, लेक्चर हमारा तीसरा है, थर्ड लेक्चर है, इसमें हमने 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। बेटा हमारा पहला सवाल है व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। आपको पिछले लेक्चर में याद होगा कि हमने बात की थी स्प्रिंग कांस्टेंट की, जब अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमने पढ़ा था, वहां पर कांस्टेंट की आया था। बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट के बाद हम बात करेंगे व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स जो कि स्प्रिंग में पैदा हो रही थी। चलें स्प्रिंग्स की रिलेटेड मोशन जो है अगेन हम रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास एक स्प्रिंग है जो कि अटैच्ड है और उसके दूसरे एंड से एक जिस्म जिसका मास m है वो जुड़ा हुआ है। इस वक्त ये जिस्म रेस्ट में है। आप जानते हैं जब भी कोई जिस्म रेस्ट में होता है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, उसकी वेलोसिटी 0 होती है और उसका एक्सेलरेशन भी 0 होता है। वो जिस्म किस में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस जिस्म को स्ट्रेच करते हैं, पकड़कर इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, बाहर वाली एक्सटर्नल फोर्स, बाहर वाली फोर्स अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी लंबाई में इजाफा होता है, जिस्म पोजीशन O से A पर पहुंच जाता है, O से A पर पहुंच जाता है। अब इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो गई, अब ये क्योंकि स्प्रिंग है और किसी भी जिस्म जो खींचे हुए हों अजसाम, उनमें जो पैदाशुदा एनर्जी होती है वो पोटेंशियल होती है। आप जानते हैं, हम 9th क्लास में पढ़ कर आए हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक क्या है। एनर्जी स्टोर हो जाती है पोटेंशियल, फिर हम यहाँ से इसे रिलीज करते हैं। रिलीज जब करते हैं ये वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आता है। क्यों आता है, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर एक्सटर्नल फोर्स जिस्म पर लगाने से स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स पैदा हुई जो कि उस जिस्म को वापस अपनी मेन पोजीशन पर लाना चाहती है। वो कौन सी है, रीस्टोरिंग फोर्स। इसको हमने पहले डिस्कस किया था, रीस्टोरिंग फोर्स। तो जिस्म जब वापस मुड़ता है यहाँ पर रुक नहीं पाता, क्यों, ड्यू टू इनर्शिया। वो जिस्म इनर्शिया रखता है इसलिए वो वहां पर रुक नहीं पाता, आगे की तरफ मूव कर जाता है, आगे पॉइंट B पर चला जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन। फिर इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है। फिर अब ये स्प्रिंग क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, फिर कंप्रेस हो जाता है। अब जब कंप्रेस हो गया अगेन उसमें रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हुई, अगेन रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हुई। हमने रीस्टोरिंग फोर्स को डिस्कस करना है कि वो क्या है। अगेन रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है, फिर वो क्या करता है, स्प्रिंग उस जिस्म को पुश करता है कि इसे वापस अपनी जगह पर मेन पोजीशन पर चले जाना चाहिए। तो अगेन वो रिस्टोरिंग फोर्स उस पर अप्लाई करता है जिसकी वजह से जिस्म दोबारा मेन पोजीशन की
तरफ जाता है और फिर इनर्शिया की वजह से रुक नहीं पाता। इस तरह जिस्म टू एंड फ्रो मोशन करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड बेटा हमारा पहला सवाल कि व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। इसमें जो फार्मूला हमने डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के F इज इक्वल टू माइनस kx, ये फार्मूला हुक्स लॉ के मुताबिक। अब इसमें ये जो पैदा हो रहा है कांस्टेंट के, ये क्या चीज है, इसको हमने डिस्कस करना है। स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा जो है उसकी डिफाइन हम करते जाएं। स्प्रिंग कांस्टेंट असल में रेशो है किसके दरमियान, restoring force of vibrating body and the displacement from the mean position। ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या चीज है बेटा, ये रेशियो है किसके दरमियान, कैसी रेशियो मैं आपको बताता हूँ। F इज इक्वल टू माइनस kx, यहां से अगर हम k निकालें ये बनता है माइनस f ओवर x। आप देखें इस वक्त किन दो चीजों के दरमियान रेशियो है, एक ये F है जो कि बेटा रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स, और दूसरा ये X है, ये आप जानते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, ये है डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट। अब किन दो चीजों के दरमियान रेशियो है आपको नजर आ रहा है, तो सिर्फ इसी फार्मूले को ही आपने एक्सप्लेन कर देना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज the ratio between restoring force of the vibrating body and the displacement from the mean position is called spring constant। और इसको ज़ाहिर किया जाता है बेटा k से, किससे ज़ाहिर किया जाता है, k से। मैथमेटिकली इसको हम राइट करते हैं k is equal to minus f over x, k is equal to minus f over x। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या चीज है बेटा, ये रेशियो है किसके दरमियान, रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसको ज़ाहिर किया जाता है k से। मैथमेटिकली इसको राइट करते हैं k इज इक्वल टू माइनस f ओवर x। इसके बाद बेटा एक सवाल पैदा होता है कि क्या k की कीमत जो कि एक कांस्टेंट है जहां पर एक जैसी रहने वाली है या चेंज होने वाली है। अगर चेंज होने वाली है तो कितनी चेंज होने वाली है, किस रेशियो से चेंज होने वाली है, क्यों चेंज होने वाली है। बेटा मैं आपको बताता जाऊं कि यहाँ पर जो कांस्टेंट k है जिसको हमने स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम दिया है, वो यहाँ पर उस स्प्रिंग की स्टिफनेस और सॉफ्टनेस पर डिपेंड करता है। स्टिफनेस और सॉफ्ट स्प्रिंग पर डिपेंड करता है। देखिए हम देखते हैं रोजमर्रा जिंदगी, जिस तरह बाल पॉइंट है हमारे पास, उसके अंदर भी स्प्रिंग होता है, वो क्या होता है, नरम होता है, सॉफ्ट होता है। लेकिन कुछ स्प्रिंग जिस तरह हम शॉक अब्जॉर्बर की बात करें बहुत हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो उनकी वैल्यू कैसे चेंज होती है इसको भी हम डिस्कस करते जाते हैं। तो जो k है वो डिपेंड करता है स्टिफ और सॉफ्ट स्प्रिंग पर। अगर स्प्रिंग जो है वो स्टिफ होगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू मुहैया करेगा। कौन, स्प्रिंग कांस्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू अगर स्प्रिंग स्टिफ होगा, सख्त होगा, हार्ड होगा। इसके अलावा अगर स्प्रिंग क्या चीज है, सॉफ्ट है, तो वो उसकी मिनिमम वैल्यू हमें मुहैया करेगा, प्रोवाइड करेगा। क्यों, वो नरम है, उसमें वो सॉफ्ट है, स्टिफनेस उसमें नहीं है कि ज्यादा हार्ड हो और हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़े। तो सॉफ्ट स्प्रिंग कम वैल्यू मुहैया करेगा k की, और जो स्टिफ होगा वो ज्यादा वैल्यू मुहैया करेगा। बेटा इसके बाद हमारा दूसरा सवाल कि व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स। हम पिछले दो लेक्चर्स में बात करते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या है। आपने ये भी देखा कि रिस्टोरिंग फोर्स ने हमेशा जिस्म को मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश की। तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, जब हमने मैथमेटिकली उसके जो फिगर्स थी उसको एक्सप्लेन किया था तो वहां पर हमें ये नजर आया था कि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा जिस्म को अपनी मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश करती है। कैसे, कभी वो जिस्म को पुश करती है, कभी वो पुल करती है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की डिफाइन क्या बनेगी, रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी
is push or pull the objects towards its mean position in an oscillatory motion। बेटा इस oscillatory को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वही वाइब्रेटरी मोशन है जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये वाइब्रेटरी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स बेटा क्या हुआ कि रिस्टोरिंग फोर्स किसी जिस्म को पुश करती है या पुल करती है किसके दरमियान, जब वो जिस्म वाइब्रेटरी मोशन कर रहा हो, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो, उसको पुश और पुल क्यों करती है, ताकि वो जिस्म अपनी मेन पोजीशन पर वापस चला जाए। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स का जो मेन टारगेट है वो ये है कि जिस्म अपनी मेन पोजीशन पर वापस चला जाए। इसलिए वो बाजुका जिस्म को पुल करती है और बाजुका जिस्म को पुश करती है ताकि वो अपनी जगह पर वापस चला जाए। तो रिस्टोरिंग फोर्स is push or pull the objects towards its mean position in an oscillatory motion is called restoring force। Mathematically according to Hooke's law F is equal to minus kx। इसके बाद बेटा हमारा तीसरा सवाल था कि इस फिगर के दरमियान, इस रेवोल्यूशन के दरमियान ये जो जिस्म है ये अपना एक चक्कर जब मुकम्मल करता है उसके दौरान कितना वक्त खर्च होता है, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। उसको भी हमने डिस्कस करना था। तो उसकी तरफ हम आते हैं। टाइम पीरियड क्या है? अब सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि इसका एक राउंड कब मुकम्मल होता है, इसकी एक रेवोल्यूशन कब मुकम्मल होती है। अब देखें, हमने जिस्म को यहाँ से पकड़कर, यहाँ इस जिस्म रेस्ट में था, पकड़कर पोजीशन ए पर ले गए, पोजीशन ए पर ले गए। जब ए पर ले गए फिर वहां से हमने रिलीज किया। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जिस्म अपनी मेन पोजीशन की तरफ वापस आया, लेकिन वो रुक नहीं पाया। क्यों? इनर्शिया की वजह से वो आगे चला गया पोजीशन बी पर। फिर बी पर जब पहुंचा फिर स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हुई, फिर उस स्प्रिंग ने उसे वापस पुश किया, फिर वो मेन पोजीशन पर रुक नहीं पाया, फिर वो वापस चला गया। कहां पर? ए पोजीशन पर। तो हमारा एक चक्कर कहां मुकम्मल हो रहा है? देखिए हमने यहां से यहां तक आए, एक हो गया, फिर यहां से यहां तक पहुंचे, नंबर 2 हो गया, फिर वापस पे यहां तक पहुंचे, नंबर 3 हो गया, फिर वापस ए पर पहुंचे, नंबर 4 हो गया, 4 हो गया। अब राउंड ट्रिप मुकम्मल, जिस तरह हम घर से आप स्कूल आते हैं, मैं आपको एक राउंड ट्रिप की बात बेटा बता रहा हूँ। रेवोल्यूशन, एक चक्कर कब मुकम्मल होता है? आप घर से स्कूल आते हैं, स्कूल आने के बाद स्कूल से फिर जब आप घर पहुंचते हैं तब आपका एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है। एक चक्कर, अगर टाइम नोट किया जाए, आप घर से निकले, स्टॉप वॉच से, स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया गया, घर से निकले, आप स्कूल पहुंचे, स्कूल से वापस जब आप घर पहुंचे दोबारा टाइम को नोट किया गया, तो ये एक मुकम्मल चक्कर होता है। चक्कर मतलब, अब देखिए मैं यहाँ पर बेटा खड़ा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक आकर फिर मैं वापस उसी जगह पर चला जाता हूँ, तो मेरा ये एक चक्कर मुकम्मल हो गया। इस दौरान जितना वक्त सर्फ होता है वही हमारा टाइम पीरियड कहलाता है। अब स्प्रिंग मास अटैच की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसका एक रेवोल्यूशन कब मुकम्मल होता है? जब ए पोजीशन से जिस्म को छोड़ा गया, वो ओ से होता हुआ बी तक पहुंचा, बी से दोबारा ओ को क्रॉस करते हुए ए तक पहुंचा, उसका एक चक्कर मुकम्मल हो गया। तो इस एक चक्कर मुकम्मल होने में जितना वक्त लगता है बेटा उसी को टाइम पीरियड कहते हैं, उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि द टाइम ऑफ वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वाइब्रेटरी मोशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और इसको ध्यान किया जाता है कैपिटल टी से। और मैथमेटिकली जो इसका फार्मूला है कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k। बेटा इस क्लास में, हमारे 10th क्लास में इसका प्रूफ नहीं है, ये आप एफएससी में फर्स्ट ईयर में इसको प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ पढ़ेंगे। यहाँ पर जस्ट हमें फार्मूला दिया गया तो हमने बेटा उसी को डिस्कस किया है। इसके बाद आज का हमारा आखिरी सवाल कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल। बेटा हमारा सवाल है कि डिस्प्लेसमेंट जो है कहां पर इक्वल होता है
उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। पहले तो बेटा बात करते हैं कि इस हमारे सिस्टम में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज की क्या कंडीशंस हैं। तो हमने फिर मैथ या स्प्रिंग वाली बात दोहरानी है कि जब हम इस जिस्म को यहाँ से हमने स्ट्रेच किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, पॉइंट बी पर लेकर गए, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हुई। अब देखें, खींचे हुए या दबे हुए अजसाम में मौजूद जो एनर्जी होती है, बेटा आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में कि खींचे हुए या दबे हुए अजसाम के अंदर मौजूद एनर्जी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर भी स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग खींचा हुआ हो या दबा हुआ हो, स्ट्रेच्ड हो या कंप्रेस्ड हो, उसके अंदर एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो जब यहाँ से इसे रिलीज किया गया, अब यहाँ पर इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और काइनेटिक क्या है? 0 है। इसी तरह जब जिस्म रेस्ट में था उस वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था। डिस्प्लेसमेंट क्या था? 0 था। अब बेटा जब स्ट्रेच इसको कर चुके हम, उस वक्त ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका है, यहां से लेकर यहां तक जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो x है। अब यहां पर इसके अंदर जो एनर्जी है पोटेंशियल वो मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम। अब काइनेटिक क्या है? यहां 0 है। क्यों 0 है? बेटा मेरी हाथ की मूवमेंट को देखें कि यहां पर मीन पोजीशन है, मैं अपने हाथ को ऐसे लेकर फिर छोड़ देता हूं तो ये वापस यहां चला जाता है। अब देखिए मैं यहां पर लेकर गया, यहां पर ये जिस्म जाकर रुका, क्या इसने रुका। आप जानते हैं जो काइनेटिक है एनर्जी वो हरकत की वजह से है। अब जब ये जाकर रुका तो क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी है? नहीं है। इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0। अब इसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। क्यों है? अब देखें, ड्यू टू हाइट इसके अंदर एनर्जी पोटेंशियल है। तो यहां जाकर हमने इसे छोड़ा, ये जिस्म मेरा हाथ ऐसे मूव कर रहा है, फिर ऐसे, अब जहां यहां से छोड़ा एनर्जी चेंज हो रही है पोटेंशियल से काइनेटिक की तरफ। जब वो अपनी मेन पोजीशन पर आती है मैक्सिमम हो जाती है, उसकी मोशन सबसे ज्यादा होती है, फिर आगे ऊपर चला जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से फिर कम होती जाती है, फिर जिस्म जाकर रुका। जब रुकता है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? 0। और ड्यू टू हाइट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। इसी तरह यहां पर भी जब जिस्म को हम स्ट्रेच कर चुके तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, क्योंकि जिस्म जाकर रुक गया, काइनेटिक क्या होगी? 0। क्योंकि याद रखना बेटा काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है, हरकत की वजह से होती है। अब जिस्म के अंदर यहां हरकत नहीं है, जिस्म जाकर रुकेगा फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, इसलिए काइनेटिक 0। जो ही यहां से रिलीज करते हैं बेटा एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्व होती है, एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होती है। तो जो ही वापस मुड़े पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो गई। जब हम मेन पोजीशन पर पहुंचे काइनेटिक मैक्सिमम हो गई, ज्यादा से ज्यादा हरकत है इसकी, और पोटेंशियल क्या है इस वक्त? 0। फिर आगे ये एनर्जी कम होना शुरू हुई, एनर्जी कम होना शुरू हुई, काइनेटिक कम होना शुरू हो गई, पोटेंशियल बढ़ने लगी। जो ही जिस्म जाकर रुका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर, तो फिर उसकी पोटेंशियल क्या हो गई? मैक्सिमम, और काइनेटिक क्या हो गई? 0। पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक 0। तो इस तरह ये जिस्म टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा, एनर्जी चेंज होती रहेगी, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक। तो हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है कि what is the displacement of an object in simple harmonic motion when the kinetic and potential energies are equal? बेटा हम इसका एक हिस्सा ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है जिस्म ने जो डिस्प्लेसमेंट तय किया, मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि यहां से यहां तक जो एनर्जी चेंज हुई वो 10 जूल है। कितनी है? 10 जूल, 10 जूल है। ये एक्स डिस्प्लेसमेंट जब कवर हुआ, जिस्म को रिलीज किया, इस हिस्से के दरमियान जो एनर्जी पैदा हुई टोटल वो कितनी है? 10 जूल। अब पोटेंशियल और काइनेटिक बराबर कब होगी? कितने डिस्प्लेसमेंट पर? बेटा देखें
जब जिस्म यहाँ से वापस मुड़ा पोटेंशियल मैक्सिमम थी, काइनेटिक जीरो थी। जो वापस आता गया पोटेंशियल कम होती गई, काइनेटिक बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। इसके तकरीबन कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 5 जूल और पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी 5 जूल। कितनी 5 जूल। और वो उसका क्या होगा, इस x डिस्प्लेसमेंट का मिड पॉइंट होगा। x डिस्प्लेसमेंट का मिड पॉइंट होगा, वहां पर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी आपस में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यही इसका आंसर लिखा है कि पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज सेम एट डिस्प्लेसमेंट x/2। x/2 का मतलब क्या है कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट था एक पार्ट का O से A तक, उसके सेंटर में हाफ में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी बेटा, सेम होगी। तो बेटा आज के हमारे ये 4 सवाल थे जो कि हमारे पिछले लेक्चर से रिलेटेड थे कि मैस अटैच स्प्रिंग जो ऑब्जेक्ट था उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होती है, उसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस थे। वहां पर हमने बात की थी कि स्प्रिंग कांस्टेंट है और रिस्टोरिंग फोर्स है, इससे रिलेटेड टाइम पीरियड उसका क्या है, और इसके बाद कितने डिस्प्लेसमेंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।